नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। लखनऊ से खबर आ रही है, अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा लखनऊ पहुंच चुकी है। सुबह करीब 4 बजे उन्होंने लखनऊ में प्रवेश किया है। चांदसराय जीरो पॉइंट पर कार्यकर्ताओं ने यात्रा का स्वागत किया। 10 जिलों से गुजरी अखिलेश की यात्रा गाजीपुर से शुरू हुई थी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 340 किलोमीटर का इस यात्रा ने सफर तय किया, यानी कि ये पूरी यात्रा। और देखिए, दरअसल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नाक का सवाल बन चुका है दोनों ही पार्टियों के लिए। और 16 तारीख को अखिलेश कार्यक्रम करने वाले थे, प्रशासन से इजाजत नहीं मिली। फिर उन्होंने अपनी यात्रा कल निकाली और वही पूरा एक रूट तय किया जहां से एक्सप्रेसवे गुजरता है। लगभग 4 बजे यात्रा खत्म हो रही है। मैं समझता हूँ समाजवादियों की रथ की सबसे लंबी यात्रा रही है, लेकिन ये न समझे कि यात्रा यहीं खत्म हो गई है। यात्राएं चलती रहेंगी और यात्रा तब खत्म होगी जब साइकिल की सरकार लखनऊ में होगी। तो अखिलेश यादव की रथ यात्रा के साथ न्यूज 18 की टीम पूरी रात साथ रही। लखनऊ पहुंचने से ठीक पहले अखिलेश यादव ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की और बीजेपी पर क्या कहा है, सुनिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मेरे साथ हैं। आधी रात से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। लखनऊ अभी कई सौ किलोमीटर दूर है। मेरे साथ है अखिलेश यादव जी। सर, आधी रात का वक्त अब बीतने को है, लोगों की धड़कनें बहुत लोगों की बढ़ी होंगी। सुबह लखनऊ में होगी और मैं ये भरोसा दिला सकता हूँ कि यही पूर्वांचल बदलाव लाएगा। पूर्वांचल का ये हिस्सा भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देगा और 22 में बदलाव होगा। यही नारा जनता लगा रही है, इसीलिए उत्साह के साथ जनता खड़ी है सड़क पर। टीवी के इतिहास में पहली बार 12 बजे रात के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इंटरव्यू हो रहा है। सर, जोश कैसे बना? तो 12 घंटे से ज्यादा का वक्त हुआ और अभी भी दूरी बची हुई है। बहुत लंबी दूरी है, लेकिन दूरी लंबी का सवाल नहीं है। जनता समर्थन में खड़ी है, ये सबसे खुशी की बात है। इस गाजीपुर के बॉर्डर से शुरू किया है, उस गाजीपुर के बॉर्डर तक भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना है। ये थे मेरे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। एक बार फिर से मैं नजारे दिखाऊंगा आधी रात के बाद का। आप साफ तौर से देखें तो दूर दूर तक गाड़ियों का काफिला अभी भी खड़ा हुआ है। लोग इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक काफिला लखनऊ के चाँदगंज तक पहुंचे। लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि लखनऊ पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाएगी और उत्तर प्रदेश में परिवर्तन के बयान को लेकर के ये पूरी यात्रा है। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ अलाउद्दीन, न्यूज 18, बाराबंकी। और पूरी रात हो भी गई थी, सुबह 4 बजे पहुंचे हैं लखनऊ। गाजीपुर से शुरू हुई अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा पूरी रात चलती रही। 10 जिलों से गुजरते हुए अखिलेश 4 बजे लखनऊ पहुंचे हुए। इस कड़ी में वो कई जिलों में ठहर कर लोगों को संबोधित करते हैं। पूरी रात पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ डटे रहे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। अखिलेश यादव की यात्रा बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर एयर स्ट्रिप से रात में गुजरी, जहां लोगों का हुजूम देखने को मिला। तो ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। रात 1 बजे बाराबंकी, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, ये तस्वीरें आप देखिए। और उत्साह जो है आप अंदाजा लगा सकते हैं। और हमेशा देखिए, भीड़ और भीड़ की बॉडी लैंग्वेज, इन दो चीज़ों का बहुत फर्क होता है। कहा जाता है भीड़ कभी ज़रूरी नहीं कि वोट में तब्दील हो जाए, लेकिन भीड़ की बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती है कि क्या वो वोट में तब्दील होगी या नहीं। खैर, ये फिर भी भविष्य का सवाल है, लेकिन अभी जो आप उत्साह देख रहे हैं वो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। और पूर्वांचल एक्सप्रेस में एक बार फिर से कहेंगे, नाक का सवाल दोनों ही पार्टियों को। अब बात बीजेपी की भी कर लेते हैं। तो दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक है आज। 2022 चुनाव को लेकर बीजेपी मंथन करेगी। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा समीक्षा करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इसमें मौजूद रहेंगे। यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी इसमें शामिल होंगे। संगठन मंत्री सुनील बंसल, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। दोपहर 12 बजे बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक होगी। कल मैनिफेस्टो कमेटी की पहली बैठक थी, आपने देखा, वो भी बहुत महत्वपूर्ण। और आप हर दिन अंदाजा लगा सकते हैं बीजेपी किस तरह से आगे बढ़ रही है। आज एक और बड़ी खबर पर हमारी नजर रहेगी। यूपी उत्तराखंड के बीच आज बेहद ही अहम बैठक है।
परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर ये बैठक है। बैठक में सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसमें शामिल होंगे। बंटवारे से जुड़े लंबित मामलों पर इसमें चर्चा होनी है। 5 केडी आवास पर यह महत्वपूर्ण बैठक होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री 3 दिन के उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और आज का जो महत्वपूर्ण दिन है वो दरअसल इस परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर ही है। प्रदेश जब अलग हुआ उत्तराखंड, उसके बाद से ही ये विवाद चला आ रहा है। और सियासत शुरू हो गई है, बयानबाजी भी शुरू हो गई। अखिलेश यादव पर केशव प्रसाद मौर्य का निशाना। अखिलेश यादव को अपना नाम बदल लेना चाहिए कह रहे हैं। उन्हें अपना नाम जो है अखिलेश अली रख लेना चाहिए, यानी कि अखिलेश अली जिन्ना नाम रख लेना चाहिए। पार्टी का नाम समाजवादी नहीं जिन्नावादी पार्टी रख ले। जिन्ना अतीक मुख्तार कोई उन्हें चुनाव जिता नहीं पाएंगे। उनकी पार्टी में गुंडे, बदमाश और माफिया हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य दरअसल यहाँ पर बयान देते हैं। समाजवादी पार्टी बहुत बौखलाहट में 3 चुनाव हार चुके हैं, चौथा हारने जा रहे हैं। जमीनी हकीकत हमको तो पता है क्योंकि हमारा संगठन बूथ तक है, लेकिन समाजवादी पार्टी को भी पता है। उनके पास गुंडे, अपराधी, माफिया हैं। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण उनके साथ जिन्ना मियाँ आ गए। इसलिए मैं श्री अखिलेश यादव जी को कहा करता हूँ, अखिलेश यादव जी अपना नाम बदल करके श्री अखिलेश अली जिन्ना रख लें और अपनी पार्टी को समाजवादी पार्टी की जगह जिन्नावादी पार्टी बना लें। लेकिन ना जिन्ना उनको जिता पाएंगे, ना अतीक अहमद जिता पाएंगे, ना अंसारी जिता पाएंगे। तो बयानबाजी हो रही। वैसे एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि बीजेपी की मौजूदा विधायकों में तकरीबन 20% से ज्यादा ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। खैर, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। झांसी में जलसा पर्व का दूसरा दिन है। रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर जलसा कार्यक्रम कर रही है बीजेपी। पूरे 3 दिन का ये कार्यक्रम है। राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व के रूप में इसका आयोजन हुआ। कल पीएम मोदी भी झांसी आएंगे। पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां लगभग पूरी है। झांसी किले की तलहटी में पीएम मोदी का ये बड़ा कार्यक्रम कल होगा 19 तारीख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झांसी दौरा 19 नवंबर को होना है, जिसको लेकर के तैयारियां लगभग अंतिम दौर में आ गई हैं। सामने किले के तलहटी के ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सा जर्मन हैंगर पंडाल बनाया जा रहा है और इसी पंडाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। इस पंडाल के पीछे का जो बैकग्राउंड है उसमें किला साफ तौर से आप देख सकते हैं। किले के ऊपर भी लाइटनिंग की गई है। बताया ये जा रहा है कि जिस समय झंडा उतारा जाएगा उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झांसी किले के उस बुर्ज पर रहेंगे जहां पर शाम के समय झंडा उतारा जाएगा। ब्रीड सेरेमनी भी होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री इस किले से नीचे आएंगे तलहटी में, जहां पर एक भव्य प्रोग्राम किया जा रहा है। इसमें कई ऐसे प्रोग्राम हैं जिसमें पीएम शिरकत करेंगे। एक प्रोग्राम भी बनाया गया है जिसमें एनसीसी का सदस्यता कार्ड पहली बार प्रधानमंत्री को दिया जाएगा। अश्विनी मिश्रा, न्यूज़ 18, झांसी। तो पूरे किले का कायाकल्प भी किया गया है। 25 नवंबर को पीएम मोदी और सीएम योगी गौतम बुद्ध नगर जिले में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। इस मेगा कार्यक्रम से पहले पार्किंग, लेवलिंग और सड़कों के चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है। सबसे बड़े एयरपोर्ट की आधारशिला रखने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 नवंबर को जेवर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 1334 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण हो चुका है और यहां पर फिलहाल लेवलिंग का काम किया जा रहा। 25 तारीख को पीएम और सीएम यहां पर पहुंचेंगे। इसके अलावा पश्चिमी यूपी के बड़े नेता भी पहुंचेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी यूपी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। जेवर के रोही गांव में करीब 6200 हेक्टेयर क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। एयरपोर्ट में अभी जो वर्तमान कंसेशनायर है, जो ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजी, जिस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, उसने भारत में काम करने के लिए एक भारतीय कंपनी स्थापित की है, यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड YIAPL। इनको अभी 2 रनवे के लिए कंसेशन दिया गया है और ये 13 से 34 हेक्टेयर में 2 रनवे बन रहा है। ये 2 रनवे भी 4 फेजेज में बनेगा। इसके सब फेजेज हैं। ये फेज 1 के 4 सब फेज हैं और एक रनवे से यहाँ पर उड़ान 2024 में शुरू हो जाएगी। उसके बाद पैसेंजर के संख्या जो निर्धारित है उसके अनुसार दूसरा रनवे बनेगा। देश के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण का ठेका ज्यूरिख इंटरनेशनल कंपनी को मिला है। शुरुआत में 1334 हेक्टेयर में 2 रनवे बनाए जाएंगे जो 4 सब फेज में बनेंगे। कुल 5 रनवे
एमआरओ के साथ इस एरिया में जो अब 5000 हेक्टेयर जो पहले एरिया था वो बढ़कर करीब 6000 हेक्टेयर हो गया, 62 हेक्टेयर हो गया है। कुल 5 रनवे और एमआरओ के साथ ये एयरपोर्ट बनेगा जो देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। तो इसका तो बहुत ही मल्टीप्लायर इफेक्ट होने वाला है। तो सारे पड़ोसी राज्य भी, उत्तर प्रदेश भी पूरा, उत्तरांचल, राजस्थान, हरियाणा, ये सारे जो है इससे लाभान्वित होने जा रहे हैं, चाहे वो रेंटेड प्रॉपर्टी हो, चाहे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, चाहे एक्सपोर्ट बिजनेस हो, चाहे डोमेस्टिक बिजनेस हो, चाहे सामान, खुदरा सामानों की बिक्री हो। तो हर तरह से कुछ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट होने जा रहा है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली उड़ान साल 2024 में शुरू होगी। 30,000 करोड़ की लागत से बनने वाले इस एयरपोर्ट से आगामी 5 से 10 साल में 5 से 6 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने का अनुमान है। कि जेवर के रोही गांव में भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया है। तकरीबन 1.5 लाख लोगों के आने की व्यवस्था है। फिलहाल तस्वीरों में आप देख रहे हैं टेंट लगाया जा रहा है, भव्य पंडाल बनाया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके की कोई कमी ना रह जाए। इसके अलावा यहीं पर प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भूमि पूजन करेंगे और आधारशिला रखेंगे जेवर एयरपोर्ट की। इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास डाटा सेंटर पार्क, एमएसएमई पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, अपैरल पार्क, हैंडक्राफ्ट पार्क और टॉय सिटी सहित करीब 2000 इंडस्ट्रियल यूनिट लगेंगी। ये देश का सबसे बड़ा राजस्व देने वाला एयरपोर्ट बनेगा। यहाँ पर औद्योगिक विकास की बात करें तो डाटा सेंटर, अपैरल पार्क, इसके अलावा कई औद्योगिक सेक्टर बसाए जा रहे हैं जिससे आने वाले कई दिनों में तकरीबन 5 से 6 लाख रोजगार भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बनेगा। यानी एक बड़ी पहल की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे तो ऐसा माना जा रहा है पश्चिमी यूपी को भी कहीं ना कहीं साधने की कोशिश भी की जाएगी। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, गौतम बुद्ध नगर। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। इटावा जिले के जसवंत नगर थाना इलाके में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक तिलक समारोह में हर्ष फायरिंग की गई जिसमें एक मजदूर की जान चली गई है और इसके बाद तिलक समारोह में मौजूद लोग मौका वारदात से भागे। अब पूरे मसले को लेकर पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है और फिलहाल आरोपी फरार है। उधर मुजफ्फरनगर में हाईवे पर बदमाशों ने 2 लोगों को गोली मार दी है जिसमें एक की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है कि बाइक सवार 2 बदमाशों ने बस स्टैंड पर नरेश नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है और 24 घंटे के अंदर हाईवे 58 पर हत्या की ये दूसरी घटना है। इससे पहले भी एक सेल्समैन की गोली मारकर हत्या की गई थी। जो कि मूलतः उड़ीसा के रहने वाले हैं और ये नमस्ते मिडवे में नैवेद्यम में काम करते थे। तो ये खानूपुर में किराए पर रहते हैं, पैदल वही 10 सवा 10 बजे जा रहे थे। तो इनका कहना है कि रास्ते में मोटरसाइकिल पे 2 लड़के खड़े मिले और उन्होंने बातचीत की इनसे और धक्का दिया, उनको गोली मार दी है जिसमें एक लड़के नरेश की उसमें मृत्यु हो गई है और जो सुदर्शन है वो घायल अवस्था में है। बाकी हम लोग और जानकारी कर रहे हैं। उधर मुजफ्फरनगर के जानसठ कोतवाली क्षेत्र में चेकिंग के दौरान 2 शातिर गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। इस मुठभेड़ में बदमाश अरशद और राशिद पुलिस की गोली से घायल हुए हैं। पुलिस ने जहां बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है तो वहीं उनके पास से अवैध हथियार और गोमांस भी बरामद हुआ है। इन बदमाशों पर गौकशी और गैंगस्टर एक्ट के तहत तकरीबन 12 मामले दर्ज हैं। हापुड़ के बाबूगढ़ थाना पुलिस ने 7 साल से फरार चल रहे 10,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि रणधीर नाम का ये शख्स पिछले 7 साल से जो है फरार था, जिस पर पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया था और इस पर कई आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी रणधीर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हरदोई के कछौना कोतवाली इलाके में महिला की गला काटकर हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने हत्या में शामिल 2 दोस्तों को गिरफ्तार किया। दरअसल ये खुलासा हुआ कि महिला की हत्या गला काटकर की गई है। पास में चाकू भी मिला, मोबाइल भी बरामद हुआ है। एसपी ने बताया है कि मृतक महिला की हत्या में शामिल एक युवक मृतक महिला से
रॉन्ग कॉल करके लगभग 1 साल से बात कर रहा था और जब शादी की बात की तो उसने शादी से मना कर दिया। इसके बाद ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। तो आपको भी ज़रूरत है कि आप इस तरह की कॉल से सावधान रहें या इस तरह से बात करने वालों से। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।